नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में आज हम दूसरे अध्याय की तरफ हैं, जो है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इससे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पढ़ चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक दिख रहा होगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझिए। 21 साल का उम्र, ब्रिटेन की संसद में एक नौजवान प्रवेश करता है और 3 साल के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं उसी पिट्स के बारे में, विलियम पिट्स के बारे में, जो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे 1784 में। उनके द्वारा ही ब्रिटेन के संसद में ये एक्ट लाया गया, इसीलिए इस एक्ट का नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो 1773 के बाद या उसमें जितने सारे प्रावधान थे, उसमें जो भी लूपहोल्स थे, उसको ठीक करने के लिए हमारे यहाँ लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके प्रावधान में क्या था? उसमें 2 मेजर प्रावधान थे, जिसको थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। पहला है कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग किया गया। मतलब कि पहले कंपनी जो वाणिज्यिक और यानी कि कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटी जो करती थी, उसे पिट्स इंडिया एक्ट में अलग कर दिया गया। अब पॉलिटिकल एक्टिविटी में क्या था? जैसे मुगलों के साथ ट्रेडिंग, या मुगल के साथ जो ज़मीन का पट्टा लेना, या कारखाना खोलने के लिए राजा महाराजा या उस समय के तत्कालीन जो क्षेत्राधिकारी होते थे, उनके साथ जो उनका संधि होता था या वो युद्ध जो करते थे, वो उनका पॉलिटिकल एक्टिविटी हो गया। और वाणिज्यिक यानी कि ट्रेड कहें, कॉमर्स कहें, जो ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ वो थी जो वो व्यापार किन किन चीज़ों का करते थे, कहाँ कहाँ से करते थे, किन किन लोगों के साथ करते थे, ये उनका वाणिज्यिक कार्य हो गया। तो कंपनी के 1784 के इस एक्ट के द्वारा कंपनी का पॉलिटिकल और कमर्शियल एक्टिविटी को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया, यानी कि 2 विंग बनाए गए। अब दूसरा इसमें मेजर क्या था कि व्यापारिक मामला, जो यहाँ पे भी हम देख रहे थे, ट्रेड को देखने, ट्रेड जो था वो कंपनी के डायरेक्टर्स के पास ही रह गया। ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग करती थी, जो कमर्शियल एक्टिविटी करती थी, जब पहले क्लॉज के तहत पॉलिटिकल और ट्रेडिंग कम्युनिटी को अलग अलग किया गया, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेडिंग पावर था, व्यापारिक मामला, वो कंपनी के डायरेक्टर्स के पास ही रहने दिया गया। और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, उसके लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे हम लोग नियंत्रण बोर्ड भी कहते हैं। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ से बना? ब्रिटेन की संसद से। अब ये पॉलिटिकल एक्टिविटी को लागू कर दिया गया। लेकिन अब इससे पहले एक बात समझते हैं, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जब हम बात कर रहे हैं, तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य रखे गए थे। 6 सदस्य रखे गए। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था कि भारत सरकार को परामर्श देना। भारत सरकार कहने का मतलब है कि ये जो पॉलिटिकल इशू के लिए जो जितने भी सारे मेंबर्स बनाए गए, या जो यहाँ इंडिया में जो उस समय थे, उनको परामर्श देने के लिए, एडवाइजरी करने के लिए एक 6 मेंबर्स की कमेटी बना दी गई। ठीक है, अब जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था, याद कीजिए 1773 का जो एक्ट था, उसमें गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था, उसमें 4 सदस्य थे, उसको घटा करके 3 सदस्य कर दिया गया। यानी 1 सदस्य को यहाँ से गवर्नर जनरल के काउंसिल से हटा दिया गया। और जो इसी अभी हम पॉलिटिकल एक्टिविटी को देख रहे हैं, ट्रेड तो कम्प्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहा, हम पॉलिटिकल एक्टिविटी को ही केवल जान रहे हैं। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी में सबसे पहला क्या हुआ कि 6 सदस्य बनाए गए। गवर्नर जनरल काउंसिल के 4 सदस्य को घटा के 3 सदस्य किया गया। और ये 6 सदस्य जो थे, भारत सरकार को, यानी जो यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज होते, उसके लिए वो परामर्शी का काम कर रहे थे। और अब मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे, वो पूर्णतः गवर्नर जनरल के अंडर में आ गए हैं। मद्रास और बम्बई, ये 2 जगह के प्रेसिडेंसी कंप्लीटली गवर्नर जनरल के अंदर में आ गए। अब ये कम्प्लीटली गवर्नर जनरल के अंदर में आ जाने का मतलब क्या था कि इनके पास जो राजस्व का अधिकार था, राजस्व का, और इनके साथ जो संघर्ष का, यानी अगर किसी के साथ युद्ध वगैरह करने का अधिकार था, या अन्य कोई भी अधिकार जो था, उसका अप्रूवल उनको गवर्नर जनरल से लेना पड़ता। और गवर्नर जनरल के लिए नेसेसरी क्या था कि ये जो 6 सदस्य थे,
ये 6 सदस्य के सहमति के बिना गवर्नर जनरल कोई कार्य नहीं करेंगे। ये 1784 का मेजर बदलाव था। इस तरह से आप इसको अगर हम समझे तो जब पॉलिटिकल और ट्रेड के सिस्टम को अलग किया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से, तो यहाँ पे कमर्शियल और पॉलिटिकल जब इशू अलग हुआ तो ये द्वैध शासन व्यवस्था हुआ गया। ये द्वैध यानी कि ये द्वैध शासन व्यवस्था यानी दोहरी शासन प्रणाली को आप ये न समझिए जो आप आगे 1909 में और 1919 में पढ़ेंगे, ये नहीं है। दरअसल द्वैध शासन प्रणाली या दोहरी शासन प्रणाली का ये एक शुरुआत है कि कंपनी में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट सबसे पहले यही शासन से यहाँ से शुरू किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 भाग में अलग कर दिया। तो ये हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का अधिनियम के प्रमुख प्रावधान थे। इसके बाद जो आया था वो है 1813 का चार्टर अधिनियम। लेकिन इस बीच में हम रुकेंगे। 1813 के चार्टर अधिनियम से पहले भी एक अधिनियम था, वो था 1793 का चार्टर एक्ट या शासन अधिनियम कह लें 1790। इसमें ना ज़्यादा कुछ मैं लिख करके बता नहीं सकता हूँ, बस इतना समझ लीजिए कि पिट्स इंडिया एक्ट में जो कंपनी को ये व्यापारिक मामला दिया गया था, और राजनीतिक मामला तो उनका पूर्णतः खत्म कर दिया गया, व्यापारिक मामला पे उनका पूर्ण अधिकार था जो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा इसे। 20 साल के लिए कंपनी के व्यापारिक मामला को या कहे कि कंपनी के व्यापार करने के जो राइट्स थे उसको 1793 के चार्टर एक्ट या शासन अधिनियम से आगे बढ़ा दिया गया। तो 1793 में जब 20 इयर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट चार्टर ईयर आता है वो है 1813 का चार्टर अधिनियम। यहाँ पे 1784 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी के ऊपर शासन करने का एक स्वरूप बताया गया। लेकिन 1813 के चार्टर अधिनियम में पहला क्या है कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने का तात्पर्य यह है कि पूर्वी देशों में याद कीजिए 1726 का जो राजलेख या चार्टर एक्ट था उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो चार्टर एक्ट 1726 था उसमें क्राउन के द्वारा यानी ब्रिटेन के जो उस समय के तत्कालीन राजा महारानी थे उनके द्वारा उनको चार्टर दिया गया था कि पूर्वी देशों के साथ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कार्य करेगी। ठीक है, जो ब्रिटेन के लिए पूर्वी देश जो हमारा एशिया कंटिनेंट था उसके लिए। तो 1813 के चार्टर में ये हटा दिया गया कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल इस एरिया में अपना ट्रेड और कमर्स नहीं काम कर सकती है, सभी ब्रिटिश निवासियों को व्यापार करने की छूट दे दी गई। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी अगर कोई बड़ा व्यापारी वर्ग कोई बड़ा व्यापारी कंपनी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इस एरिया में आना चाहता है तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा इसे छूट दिया गया कि वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, चूँकि ये प्रेसिडेंसी नगर यही 3 बनाए गए थे कि सरकारों द्वारा बनाई गई कानून का अनुमोदन ब्रिटिश संसद से अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो गवर्नर जनरल को डायरेक्शंस देती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो गवर्नर जनरल को डायरेक्शंस देती थी, इस डायरेक्शन के तहत गवर्नर जनरल काम करते थे। लेकिन अब कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में जो भी वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो पॉलिटिकल इशू वापस लिया गया था उसके तहत जो सरकार का निर्माण किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट, अगर वो पार्लियामेंट कोई कानून बनाती थी, यहाँ के लिए कानून का मतलब क्या था, डिफेंस, सिविल और अगर युद्ध किसी के साथ करना है या कोई संधि करना है, समझौता करना हो, तो ये तीनों सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसका अप्रूवल अनिवार्य कर दिया गया ब्रिटिश संसद से। तो धीरे धीरे ब्रिटिश संसद 1813 तक आते आते कंपनी से सारा का सारा पावर अपने अंदर ले चुकी है। अभी आगे और हम देखेंगे, आगे जब हम बढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट और 1813 के बाद जब हम नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे तो समझेंगे कि अब कंपनी का अस्तित्व ही समाप्त होने वाला है और ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली यहाँ पे अपना ट्रेडिंग और पॉलिटिकल दोनों इशू यहाँ पे खुद से करने लगी है। आज जब चूँकि अब वीडियो समाप्त हो गया है तो एक अनाउंसमेंट साथ में कर दें हम
कि इस बार कोई प्रश्न आपके साथ नहीं है। अभी मैंने सोचा कि जब पूरा का पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट सिस्टम जब खत्म हो जाएगा तो उसके ऊपर एक PDF बना के ही मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ही लिंक में दे दूंगा, जिसे आप चाहें तो अपने घर में बैठ के सॉल्व कर सकते हैं या जब भी चाहे जहाँ भी चाहे कर सकते हैं। तो आज पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या फिर पिछली वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।